फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चंद्रगुप्त नाटक हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है, जो कि उन्होंने सन 1931 में लिखा था। इसमें विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय की थीम उठाई गई है। साथ ही साथ यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान के साथ साथ उस समय के महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी भी कहता है। यह नाटक चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की कहानी भी हमें बताता है। साथ ही साथ यह नाटक राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात आघात, प्रतिघात, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की कहानी भी कहता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी चंद्रगुप्त नाटक के तत्वों के आधार पर समीक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं नाटक के तत्वों के आधार पर चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा। महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। दोस्तों, किसी भी नाटक के कुछ तत्व होते हैं जिनके आधार पर जब हम समीक्षा करते हैं, जिनके आधार पर जब हम उस नाटक को देखते हैं, यदि वो उन सभी तत्वों पर खरा उतरता है तो वह नाटक एक अच्छा सफल नाटक माना जाता है। नाटक के प्रधान तत्व कौन कौन से होते हैं? कथानक, यानी कि किसी नाटक की कथा, वस्तु, कहानी, पात्र तथा चरित्र चित्रण, यानी उस नाटक में जितने भी पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण के विषय में कथोपकथन यानी संवाद, भाषा तथा शैली, देशकाल, वातावरण, यानी कि जब वो नाटक लिखा गया उस समय कैसी स्थिति थी, रस सृष्टि, उस नाटक में किन रसों का प्रयोग किया गया है, गीत योजना, नाटक के गीतों के विषय में, इन सभी के आधार पर किसी भी नाटक की समीक्षा की जाती है। इन्हीं के आधार पर इन्हीं तत्वों के आधार पर अब हम ये चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा के विषय में जानते हैं। और उसी में अभी हम सबसे पहले चंद्रगुप्त नाटक के कथानक यानी कि उसकी कहानी पर चर्चा करते हैं कि उसकी कहानी किस पर है। चंद्रगुप्त नाटक का कथानक ऐतिहासिक है। इसमें चंद्रगुप्त के द्वारा चाणक्य की सहायता से नंद वंश का नाश, यवनों को भारत से भगाना, सिल्यूकस की कन्या कार्नोलिया से चंद्रगुप्त का विवाह, ये सभी घटनाएं इस नाटक में वर्णित हैं। और साथ ही साथ यह नाटक मौर्य के उत्थान के साथ साथ उस समय के महाशक्तिशाली राजा मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी भी कहता है। और कहीं पात्रों तथा घटनाओं में लेखक ने कल्पनाओं का सहारा भी लिया है। फिर भी कल्पनाओं का सहारा लेने के बावजूद भी नाटक की ऐतिहासिकता में कहीं भी अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि उससे उस नाटक में और भी जीवंतता आ गई है। तो दोस्तों, देखा जाए तो यह नाटक की कहानी एक सटीक कहानी है, इसलिए यह नाटक कथानक के आधार पर एक सटीक नाटक माना जाता है। अब दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। इस नाटक में प्रायः सभी पुरुष पात्रों के नाम ऐतिहासिक हैं। उनमें नंद्र, राक्षस, चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिंहरण, पर्वतेश्वर और आम्भिक तथा यवनों में सिकंदर, सिल्यूकस, फिलिप्स और मेगास्निस, सभी ये जो जितने भी पात्र हैं ऐतिहासिक पात्र हैं। और नारी पात्रों में कल्याणी और कार्नोलिया के नाम भी इतिहास ग्रंथों में मिलते हैं। इस नाटक की जो नायिका अलका है वह एक कल्पनाशील पात्र है, यानी कि वह एक काल्पनिक पात्र है। और जो चंद्रगुप्त है इस नाटक का नायक है, और उसमें एक अच्छे नायक के, धीरोदत्त नायक के सभी लक्षण लेखक ने दिखाए हैं, सभी लक्षण उसमें विद्यमान है। चाणक्य जो इस नाटक का दूसरा प्रमुख पात्र है, वह नाटक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह नाटक के आरंभ से लेकर अंत तक उसकी जो उपस्थिति है वह नाटक में दिखाई देती है। उसमें सतर्कता, गौरवमय गंभीरता, दूरदर्शिता, ये सभी गुण चाणक्य में विद्यमान है। सिंहरण देश प्रेमी वीर युवक है, और जो आम्बिक है वो देशद्रोही है, लेकिन अंत में वो एक देश प्रेमी बन जाता है। और राक्षस पात्र का चरित्र कहीं भी उभर कर नहीं आता। ऐसा लगता है मानो प्रसाद जी ने चाणक्य के चरित्र को उदात्त रूप में चित्रित करने में राक्षस के चरित्र को कहीं ना कहीं
छुपा दिया या उसको गिरा दिया। नारी पात्रों में अलका काल्पनिक पात्र है, वह आदर्शवादी, देश प्रेमी और एक अच्छे सभी पात्रों के गुणों वाली पात्र है। सुवासिनी ये भी एक काल्पनिक पात्र है जो कि परिस्थितियों के कारण अनेक रूप धारण करती है। मालविका एक गौण और काल्पनिक पात्र है। कार्नोलिया विदेशी पात्र है। इसको इस नाटक में किस लिए लिया गया है, जिससे भारतीय संस्कृति और सभ्यता की वो प्रशंसा करती है। तो इस पूरे नाटक में देखा जाए तो सभी पात्रों का अपना एक विशेष महत्व है। दोस्तों, ये हमने जाने पात्रों के विषय में। अब हम इस नाटक के कथोपकथन यानी कि संवाद पर चर्चा करते हैं। इस नाटक के सभी संवाद छोटे हैं, उनमें रस के अनुकूल पदावली, भाषा और भाव योजना दिखाई देती है। वीर रस संबंधी संवादों में उत्साह, गर्व, दर्प, आवेश, क्रोध सभी भाव और वो भी समय के अनुसार हमें देखने को मिलते हैं। और जहाँ श्रृंगार की योजना हुई है, वहाँ भाषा भाव व्यंजना में तदनुकूल परिवर्तन भी लेखक ने किया है। और कुछ संवाद भावुकता से समन्वित होने के कारण अत्यंत मधुर और प्रभावोत्पादक बन पड़े हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, चाणक्य कहते हैं कि केवल तुम्हें लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए मैं यहाँ ठहरा था। तो उसके बदले में सिंहारन उनको कहते हैं कि आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी की अस्त्र शास्त्र की, यानी कि हमें इकोनॉमिक्स के बारे में इतना नहीं जानने की आवश्यकता लगती है, बल्कि हमें अस्त्र चलाने आने चाहिए। चाणक्य कहते हैं, अच्छा तुम अब मालव में जाकर क्या करोगे? तो वो कहते हैं कि अभी तो मैं मालव नहीं जाता। सिंहारन कहते हैं, मुझे तो तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। अब हम इसके चौथे तत्व भाषा शैली पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, नाटक की भाषा प्रसंग और रस के अनुकूल होकर कहीं सरस, कहीं ओज और कहीं व्यवहारिक बनती चली जाती है। इस नाटक में मुहावरों का भाव है, लेकिन फिर भी कहीं भी शिथिलता नहीं मिलती। वाक्यों के किस अंश पर बल पड़ना चाहिए, लेखक ने बड़े ही सजग तरीके से यह कार्य किया है। और साथ ही शैली के अन्य गुण धर्म भी यथास्थान नियोजित दिखाई पड़ते हैं। एक नाटक के पात्र पर्वतेश्वर का यह कथन विषय अनुकूल और समय के सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है। कौन सा कथन दोस्तों? आहा ब्राह्मण, व्यंग न करो। प्रसाद ने प्रतीकों का इतना सार्थक प्रयोग किया है कि वे भाषा की अलंकृति, अर्थ विस्तार और रसानुभूति में सहायक बनते हैं। यानी कि प्रतीकों के माध्यम से प्रसाद जी ने जो भाषा है उसको एकदम अलंकृत कर दिया, उसको अर्थ विस्तार मिला है। और इनकी भाषा में बिंब योजना भी परिलक्षित होती है। अगला तत्व है देश काल और वातावरण। यह नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है, इस कारण उसमें चंद्रगुप्त कालीन आर्यवर्त की परिस्थितियों का चित्रण बहुत ही सहज और सरस रूप में किया गया। यानी कि देश काल और वातावरण की दृष्टि से भी यह नाटक सटीक नाटक है। अब अगली है रस सृष्टि। दोस्तों, चंद्रगुप्त नाटक में वीर रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस भी वीर रस की पुष्टि में प्रयुक्त हुआ है, यानी कि वीर रस की पुष्टि करने के लिए जैसे जैसे उन्होंने वीर रस के श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है। और इसके अतिरिक्त शांत और अन्य रसों का संकेत भी नाटक में यथास्थान देखने को मिलता है। नाटक का प्रारंभ राजनीति से होता है, जो उसका समापन है वो प्रणय यानी कि प्रेम से होता है। और यही नाटक की रसमय विशेषता है। उद्देश्य, चंद्रगुप्त नाटक की कथा वस्तु को देखने से हमें यह स्पष्ट होता है कि भारतवासियों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना ही इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य है। यह बात अलका के चरित्र और उसके द्वारा गाए गए प्रणय गीतों से और भी स्पष्ट हो जाती है। साथ ही साथ वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान करना भी नाटककार का उद्देश्य रहा है। अगला और अंतिम तत्व है दोस्तों गीत योजना। जो ये चंद्रगुप्त नाटक है, इसमें कुल मिलाकर 13 गीत हैं और ये सभी गीत पात्रों के अंतर्द्वंद्व, प्रेम और अनुराग, देश प्रेम और कोमल भावों के परिचायक हैं। प्रणय गीतों में हमें मादकता, उद्दाम यौवन की तरंगता, व्याकुलता, उलझन आदि की अभिव्यक्ति मिलती है। यानी कि इस नाटक के जो गीत है वो भी बहुत ही अच्छे हैं और नाटक के हर
पात्र के अनुकूल हैं और नाटक की भावों को दिखाने, भावों को उजागर करने में भी गीतों का अपना अहम योगदान है। तो देखा जाए तो नाटक के ये सभी तत्वों के आधार पर चंद्रगुप्त नाटक एक अच्छा और सटीक नाटक है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने नाटक के तत्वों के आधार पर प्रसाद द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।